ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, इस पर उनसे बात करेंगे। ब्रिगेडियर साहब, इतने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान ने जो है दिफाई तौर पर भारत को नुकसान पहुंचाया है, भारत को आप किस जगह पर स्टैंड होता हुआ देख रहे हैं? देखें, पाकिस्तान ने बार बार इंडिया को वार्न किया था कि आप एक प्रॉपर मैच्योर न्यूक्लियर रियासत तौर पर बिहेव करें। हमने बहुत रिस्ट्रेन किया। ये कभी हमारे पर एयर स्पेस से अटैक कर रहे हैं, कभी जहाजों से कर रहे हैं, कभी कश्मीर में कर रहे हैं, बार बार ये जो है ये ड्रोन अटैक कर रहे हैं। हमने इनको बहुत दफा समझाया कि हम जब अटैक करेंगे तो बहुत सख्त होगा, आपको बहुत किसें निकलेंगी, लेकिन इनको नहीं समझ आया। तो अल्टीमेटली फाइनली पाकिस्तान को जब इन्होंने मिसाइल फर्नेस करने शुरू किए, फिर पाकिस्तान ने शुरू किया। और अब आप देखेंगे इनका कितना हैवी नुकसान हुआ। जब तुम्हारी में तैयारी नहीं है, तुम्हारी हिम्मत नहीं है, तो देन डोंट डू इट। अभी आपके सामने उधमपुर का एयरफील्ड तबाह कर दिया, पठानकोट का उड़ा के रख दिया है। उसके बाद ब्यास के बाद ब्रह्मोस इनके मिसाइल का जपो था वो उड़ गया। उसके बाद इनकी साइबर से इनकी काफी जो बिजली का बहुत ज्यादा इनका नुकसान कर दिया है। अब इसको क्या फायदा होगा? मुझे बताइए कि इसको बार बार समझाएगा तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम मत करो, लेकिन इनको समझ नहीं आती है। अभी भी इसकी अगर अकल में आ जाती है तो ये मेरे ख्याल में चुप करके बैठ जाए। अभी गुजरात में देखे ना, वहां पे ड्रोन फ्लाई कर रहे हैं, इवन दिल्ली में ड्रोन फ्लाई कर रहे हैं। वी आर वेल प्रिपेयर्ड, हमने तैयारी पूरी की हुई थी। हमें पता था कि तुम्हारे दुश्मन से हमारा मुकाल दुश्मन के पास पालना पड़ रहा है, लेकिन अभी भी समझ जाओ। अभी भी हम तुम्हें बार बार कह रहे हैं कि छोड़ दो ये बातें और आराम से बैठ जाओ, ताकि पाकिस्तान अभी भी तुम्हें छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर तुमने दोबारा रिस्पॉन्स दी तो इससे डबल रिस्पॉन्स तुम्हारी तरफ आएगी। इफ्तिखार चराई साहब, आप भी ब्रिगेडियर साहब से कुछ सवाल पूछना चाहेंगे? जी, अब क्योंकि जंग के दायरे कार को ब्रिगेडियर साहब भारत ने वसी कर दिया है, तो हम क्या कहें कि अब नेक्स्ट लेवल पे जा सकती है। और वो जो बार बार बात की जा रही है कि दोनों कंट्रीज न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, तो ऐसे में अब क्योंकि कश्मीर की तो नीचे की तरफ नहीं आ रही, तो लास्ट ऑप्शन की तरफ कई चीजें तो नहीं बढ़ रही। और ऐसे में फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी का रोल बनता है कि वो आगे बढ़े और एक भरपूर सफारतकारी हो। शायद आने वाले दिनों में आपको नजर आ रही है, या फिर ये है कि जिस तरह कल हमने बयान देखा अमेरिका की जानिब से, तो इस जंग में नहीं पड़ेगा और दोनों मुबारक से चाहे तो खुद इस मामले को देखें, तो क्या लग रहा है आपको आने वाले कुछ घंटों में, कुछ दिनों में? देखिए, हम डिपेंड करता है। हमने जो पहले रिस्पॉन्स करनी थी हमने कर ली। हमने बारहा कहा तो हमारी रिस्पॉन्स होगी जिनमें कभी सोची भी नहीं होगी, लेकिन ये इनने इसमें मजबूर किया। आपके सामने रात को कभी इनके मिसाइल जा रहे हैं, कभी मिसाइल वो अपनी अमृतसर में जा रहे हैं, हमें शो करेंगे हम गिरा रहे हैं। कभी हमारे इन्होंने यहाँ पर दूर देश से फेंके हैं, कभी इन्होंने कोक में फेंके हैं, कभी पेशावर में जा रहे हैं। इन्होंने मतलब हमें प्रोवोक कर रहे थे, फिर अल्टीमेटली वी गेट टू रिस्पॉन्स। और अभी भी मैं आपको ऑनेस्टली कह रहा हूँ, मैं फील करता हूँ ये बहुत खतरनाक खेल खेलेंगे अगर इसको रिस्पॉन्ड करेंगे। उससे क्योंकि हम पीछे तो इससे ज्यादा हाईवेली टारगेट पे चले जाएंगे, जो और ज्यादा इनके इकोनॉमिक लॉस होगा। आपके बस की बात नहीं है। आपका एक इंच एरिया हमारे मिसाइल की रेंज के अंदर है। हम अभी भी आपको बड़ी हमने कोशिश की है कि अभी हम कंट्रोल करें, इसलिए हमने अभी लिमिट टारगेट 26 टारगेट सिलेक्ट किए तो उन पे आप करेंगे। लेकिन अगर अभी दोबारा मौका देंगे तो हम इससे ज्यादा टारगेट को करेंगे, वो हाई वैल्यू टारगेट है। इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ कि अभी भी वक्त है कि नरेंद्र मोदी और ये जो 4 का जंगियों का टोला है, तो इंडिया को तबाही के धाने को लेके जा रहे हैं। होश के नाखुन में दोनों न्यूक्लियर मुल्क हैं, दोनों न्यूक्लियर मुल्क के लिए लड़ाई बेहतर नहीं होती है। अच्छा हारिस नवाज साहब, आपको लगता है कि भारत अब यहाँ पर रुकेगा, जवाब देगा? मेरे ख्याल में जिस तरह का इनका दिमाग है, दिमाग काम नहीं करता, तो ये रिस्पॉन्ड जरूर करेंगे। रिस्पॉन्ड करेंगे तो इनकी जो तबाही करेंगे। इसीलिए मैं अभी बता रहा हूँ कि इनको चाहिए कि अभी 2 सामान को डाल के इसको यहीं पर रोक लें,
क्योंकि ये न्यूक्लियर मुल्कों की जो लड़ाई होती है तो लड़ाई में डायनामिक्स का पता नहीं होता। हारिस नवाज साहब, आपने बहुत अहम नुक्ता उठाया है कि दोनों ही न्यूक्लियर थ्रेशहोल्ड्स हैं। व्हाट डू यू थिंक नाउ कि अमेरिका जो पहले ये कह रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि खिते में कशीदगी कम की जाए, डीजी वेंस ये कहते हैं कि हम नहीं पढ़ते, दोनों अपने मामला खुद देख लेंगे, बट नाउ जब पाकिस्तान ने रिएक्ट किया है, जवाब दिया है, डू यू थिंक कोई बढ़ेगा, कोई संजीदा तौर पर सालिस का किरदार अदा करेगा, दोनों को कहेगा कि भाई होश के लाख लीजिए, रुक जाइए, ताकि खिते का अमन दाव पर ना लगे? लेकिन ये इन ममालिक की जिम्मेदारी है। तो ये जो यूनाइटेड को किस लिए बनाया गया था? इसलिए बनाया गया था कि मुल्कों में जब तनाज़ात होने तो उसका हल निकाला जाए। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाई गई थी और उसके बाद ये सब रिटर्निंग हो गई। अगर आपने तमाशा देखना है और आपने मसाला नहीं करनी है तो यूनाइटेड नेशन में क्या फायदा है? इसलिए मैं बात करूँ कि अभी भी वक्त है कि यूनाइटेड नेशन में आप जो एक इजलास बनाए, वहाँ पर इसको जाकर यूनाइटेड नेशन में इसका हल निकालें इमीडिएटली। और बल्कि हम इंडिया को मजबूर की आइंदा के लिए इन्होंने कभी कोई फौज फ्लैश ऑपरेशन नहीं करना, पाकिस्तान को अननेसेसरी ब्लेम करते हैं वो नहीं करना। आपने कभी इंडस वाटर ट्रीटी की बात नहीं करनी जो कि एक मुआहदा वर्ल्ड बैंक का है, और पाकिस्तान में टेररिज्म नहीं करना, क्योंकि ये इनने हमें हिम्मत से काम किया है। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, हम बहुत जिम्मेदारी से निकले मुल्क है, हमने बहुत कोशिश भी की है और बड़े मेच्योर रिस्पॉन्सिबल मुल्क के तौर पर देश के, लेकिन ये इनको समझ नहीं आ रही थी, इसलिए पाकिस्तान को ये स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना पड़ा। अभी भी इनको समझ जाना चाहिए कि हमारे पास अभी बहुत ऑप्शन है और इस ऑप्शन को राइट करने के लिए आप अभी भी नेक्स्ट रिस्पॉन्स पे मत जाएं और बेहतर है कि यहाँ पर इस मामले को खत्म करें कि आपको और नुकसान। अच्छा हारिस नवाज साहब, इक़्तिदार के लिए ये जो पहलगाम ड्रामा है ये है मोदी का फितना, और खुमियाजा इसके भारत के सिविलियंस क्यों भुगते हैं या पाकिस्तान के सिविलियंस क्यों भुगते हैं? आपको नहीं लगता कि ये बात अब भारत के बासी खुद वहां के लोग बहुत हद तक समझ चुके हैं कि इसकी स्ट्रेटजी एक ही है, आरएसएस और हिंदुत्व की सोच को आगे लेकर चलना, कोई ड्रामा करना और फिर इंतखाबात जीत जाना, या फिर अपने मसाइल से नजर हटाने के लिए कोई ऐसा शोशा छोड़ देना? व्हाट डू यू थिंक नाउ? अवाम को मजीद पागल बना लेगा मोदी? इसकी नैरो थिंकिंग है, सोच इसकी बहुत छोटी है। ये एक चाय बेचने वाले की सोच और हो भी क्या सकती है हारिस साहब? बिल्कुल ये गुजरात में चाय बेचने वाला था, इसको उठा के प्राइम मिनिस्टर, पहले गुजरात का चीफ मिनिस्टर बना दिया, वहां से अपनी औकात भूल गया तो आके प्राइम मिनिस्टर बना दिया। इसको जहन में है ही नहीं कि ये कितने बड़े मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, उनकी जिंदगियों से खेल रहा है, उनके फ्यूचर से खेल रहा है, अब उनके बच्चों के फ्यूचर से खेल रहा है। इसको पता ही नहीं है कि न्यूक्लियर मुल्क जो होते हैं उनकी लड़ाई आपस में कितनी खतरनाक होती है। इसलिए हम बार बार बता रहे हैं कि अभी ये चीजें छोड़ दो। ये जब से आया बीजेपी गवर्नमेंट आई है, हर दफा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं और पाकिस्तान हारिस नवाज साहब, कट्टा कलामी के लिए माजरत। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि पाकिस्तानी फतह 1 मिसाइल सिस्टम के जरिए मुतादिद भारतीय अहदाफ को निशाना बनाया गया है और ठीक ठाक निशाना बनाया गया, ठीक ठाक नुकसान उठाना पड़ा है भारत को। फतह 1 मिसाइल सिस्टम से भारतीय अहदाफ को निशाना बनाया गया है। हारिस साहब क्या कहिएगा इस पर कि पाकिस्तान ने जब जवाबी कार्रवाई की है तो ठीक ठाक की है, ना कुछ अने चबा दी है? याद रहेगा ये हमारा जवाब भारत को अब नस्लों तक? देखिए, आपको याद होगा कि 5 मई को पाकिस्तान ने फतह 1 का एक कामयाब तजर्बा किया था। ये 120 किलोमीटर तक का रेंज पर मारता है और ये काफी इफेक्टिव है और इसको बड़ी कामयाबी से इसका इस्तेमाल किया गया था। टेक्निकल सारे एस्पेक्ट देखे गए थे और बड़ी तसल्ली से यकीन से इसको फायर किया था। फिर इसको तमाम टेक्नीशियन को, साइंटिस्ट को मुबारकबाद भी दी गई थी। और आपके सामने देख लें, सिर्फ अभी हमने एक मिसाइल की टेक्निक फायर की है। हमारे पास शाहीन है, नसर है, उसके बाद अबाबी है, अब्दाली है। हारिस नवाज साहब, सबसे बढ़कर हमारे पास जज्बा ईमानी है जो किसी भी फौज के पास नहीं। जज्बा ईमानी भी है, जज्बा शहादत भी है। सबसे बड़ी बात ये फोर्स मल्टीप्लायर है। इसलिए मैं ये बात कहता हूँ कि इनको पता ही नहीं है, ये तो मौत से डरते हैं, ये मौत से बहुत डरते हैं। हम तो शहादत लेने के लिए हर वक्त तैयार होते हैं। हमारे जवानों को इनको अंदाजा ही नहीं कि कितना जज्बा ईमानी से वो डरते हैं। जब तकबीर लगाते हैं तो दुनिया की हर चीज भूल जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी भी वक्त है कि होश के नाखून ले और ये आइंदा रिस्पॉन्स मत दे। इन्होंने हमें मजबूर किया है। आपके सामने 80 ड्रोन उन्होंने फायर किए, उसके बावजूद कल रात को और ड्रोन जो भेजे थे
कभी ये एक दस दोस्तों भेजे थे, कभी शोर फोटो भेजे थे, कभी इन्होंने मिसाइल फायर किए जाके अफगानिस्तान के अंदर, कभी ये पेशावर की तरफ जा रहे हैं। इन्होंने यकीन करें आफत लगाई थी और हमने मजबूरन ना चाहते हुए भी, और हमने ये कहा था कि अगर हम करेंगे तो तुम्हारी चीखें निकलेगी, तुम याद करोगे, और वो हमने करके दिखा दी। अभी ये पहला फेज है, नंबर 1 कॉन्टिजेंसी है, हमने बहुत कॉन्टिजेंसी बरती हुई है। इनको एक समझना चाहिए कि जब हमने ये कहा कि हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी आपके एक एक मुल्क के इंच के एरिया को कवर कर रही है, वी मीन बिजनेस, बट हम नहीं चाहते कि आपका नुकसान हो, इसलिए अभी भी आप खामोश होकर बैठ जाए, बजाय कि और ज्यादा एस्केलेशन। हारिस नवाज साहब, भारत की जो फजाई हुदूद है उस वक्त 3 घंटे से पाकिस्तान के ड्रोन्स उसमें महवे परवाज हैं, लेकिन हमने देखा था कि भारतीय ड्रोन्स को जो कि इसराइली साख्ता थे किस तरह पाकिस्तान में गिराया गया। लेकिन पाकिस्तान ने एक चीज वाजे कर दी है कि सिर्फ मिसाइल रखते नहीं है, उन्हें कामयाबी से इस्तेमाल करना जानते भी हैं हम। यही जो फर्क है, जब एक चीज आपको इस्तेमाल करनी नहीं आती, आपने दुनिया के लीडर जहाज दिए राफेल। हारिस साहब, मैं अपने साथी एंकर के सवाल ही में कुछ हिस्सा डालना चाहूंगी। उनका एक पायलट एस्ट्रोनॉट के तौर पर खला में गया, उसको वापस बुला रहे हैं, भाई वापस आओ, हमें तुम्हारी जरूरत है, हमसे राफेल नहीं चलाए जा रहे। मैं बात कर रहा हूँ, ये आप मुझे बताएं, वो राफेल कंपनी वाले रो रहे हैं कि हमारे शेयर डाउन हो गए हैं। हमने पहली दफा दुनिया में हमारा जहाज गिरा है, और वो भी आपके सामने अपने एरिया में उड़ा ही सके। 300 किलोमीटर के फासले पे हम प्लेन के गिरा लिए इनके एरिया के अंदर, और उसके बाद अभी भी मान नहीं गई है। बल्कि आपको याद है, उससे कल कह रहे थे कि पाकिस्तान का F-16 गिर गया, पायलट पकड़ लिया, 2 GF थंडर जो हमारे 17 है वो गिर गए हैं। वो उनकी आवाम कह रही है, कुछ दिखाओ तो सही, तो प्रूफ तो करो क्या किया तुम लोगों ने। लेकिन हारिस नवाज साहब, मुझे वो मिसरा याद आ गया, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। बिल्कुल, यही इनके मिसाल बिल्कुल ठीक बैठती है। और लेकिन उसके बाद जिस तरीके से ये लड़ाई कर रहे थे, या इनको पता कुछ नहीं है, इनके कमांडर ने इनको देखे, नॉर्दर्न कमांडर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 15-16 कोर कमांडर था, जो सारी कश्मीर और गिलगित बल्टिस्तान और जाती है राइट अपने लद्दाख बॉर्डर तक, उस कमांडर को उन्होंने एन मौके पर सैक कर दिया। उसके बाद उन्होंने डिप्टी एयर चीफ को सैक कर दी, ये कहा कि जी हमारे पायलट अभी ट्रेन नहीं है राफेल उड़ाने के लिए। नंबर 3, इसके बाद इन्होंने अपने जनरल राणा था जिसकी लीक हुआ है, जिसके बाद से जो उनकी प्लानिंग थी वहां पर पहलगाम को, वो उसको सैक कर दिया। ये इनके हालात है, ये आर्मी अनफिट फॉर वॉर है। ये आपको पता है, ये जो प्राइम मिनिस्टर पुलवामा में अपने 45 सोल्जर्स को मरवा दे इलेक्शन जीतने के लिए, या 27 टूरिस्ट को मरवा दे पहलगाम में अपना बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए, इससे क्या इस लोगों को इस पर ट्रस्ट होगा? वो लोग अब इसको गालियां दे रहे हैं। मैं यकीन से कहता हूँ कि इसको कुछ हफ्ते के बाद लड़ाई जब खत्म होगी तो जूतों का हार बना के गधे में बिठा के लेके जाएंगे इसको, वहां पर गुजरात रेलवे स्टेशन में चाय के खोखे भी इसको बिठाते हैं। अच्छा हारिस नवाज साहब, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि जिस तरह बारहा पाकिस्तान कहता रहा भाई आप हमें प्रोवोक ना करें, क्या भारत ने पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिकली मिस कैलकुलेट किया था? क्योंकि अगर देखा जाए भी पाकिस्तान ने जिस तरह जवाब दिया है, हमारा जवाब नपातुला, मुनज्जम, वेल कैलकुलेटेड और प्रॉपर होमवर्क के साथ था। अल्हम्दुलिल्लाह कहीं कोई खामी, गलती, कोताही, कोई फ्लॉ नहीं। तो क्या भारत को पता नहीं था कि उनके सामने कौन खड़ा है? ये जब बदमस्त हाथी होता है ना, उसको कुछ समझ नहीं होता, उसको ताकत के नशे में होता है। ये नहीं पता होता कि दूसरे के पास कितनी ताकत है, उसके पास दिमाग भी है, उसके बाद ताकत भी है, उसके बाद सलाहियत भी है, इंटेलिजेंस भी है और जज्बा ईमानी भी है। ये फर्क है। ये उसकी बिल्कुल ताकत के नशे में पागल हुए